जी सबको नजर आ रहा है, आवाज आ रही है? ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट दो तरह से होती है। फर्स्ट वन, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, ये बहुत कम क्वांटिटी है। और सेकंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि 97% है। 97% ऑक्सीजन जो होती है वो एक कंपाउंड की शक्ल में ट्रांसपोर्ट होती है। उस कंपाउंड का नाम क्या है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कैसे बनता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। इनके रिएक्शन का प्रोसेस लंग्स के अंदर एल्वेलाई में होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्योंकि लंग्स के अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन के साथ, यानी कि नॉन प्रोटीन पोर्शन के साथ रिवर्सिबली बाइंड करती है। ये प्रोसेस आरबीसीज के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसको मीडिएट करता है आरबीसीज का एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर, और जब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन टिश्यूज के लेवल पे पहुंचता है, आरबीसीज का ये एंजाइम, इसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये इस रिएक्शन को रिवर्सिबल करके हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ये ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर चली जाती है, जहाँ ये ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होती है? इस्तेमाल होती है। ठीक है ना? यानी मकसद क्या है जी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का मकसद ये है कि ऑक्सीजन टिश्यूज में जाए, वहाँ पे ब्लड के जरिए फूड पहुंची हुई है, दाल फूड, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को ये ब्रेक करे और उस डाइजेस्टेड फूड के मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस हो, जिसको ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस के अंदर क्या कर सके? इस्तेमाल कर सके। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है लंग्स से लेकर टिश्यूज तक, वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होती है। और कौन सा कंपोनेंट ब्लड का इसको ट्रांसपोर्ट करता है? इसको आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं। आरबीसी कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? आरबीसी हीमोग्लोबिन के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा। चारों चेन्स के अंदर 4 हीम ग्रुप होते हैं। हर हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो टोटल 8 ऑक्सीजन एटम या 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसे ट्रांसपोर्ट। ये वीक बॉन्ड होता है और ये हीम ग्रुप के साथ होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ या प्रोटीन पार्ट के थ्रू नहीं होता। अब हम आते हैं कि हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती हैं और खुद हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। हीमोग्लोबिन कितनी होती है? अगर आप 100 ml ब्लड लें तो हीमोग्लोबिन इसमें होती है 15 ग्राम। ठीक है, 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितनी होती है? 15 ग्राम। और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है तकरीबन 1.34 ग्राम ऑफ ml ऑफ ऑक्सीजन। 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अब हम बात करेंगे सी लेवल पे। सी लेवल पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मैक्सिमम। एट सी लेवल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 159 या 159 mm ऑफ लिक्विड। और इस वक्त हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन सैचुरेशन 100%। हीमोग्लोबिन इज 100% saturated, यानी all binding sites of hemoglobin are occupied by oxygen। जब हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड होती है
हमारे ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है और 100 ml ऑफ ब्लड। अगर आप 100 ml ब्लड लेंगे, इस वक्त आपके 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ये समझ लें कि ये स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है, सिर्फ और सिर्फ सी लेवल पे होती है। नॉर्मली वी आर अबव सी लेवल, हम सी लेवल से अबव हैं, तो हम इसका मतलब ये हुआ वी आर अबव सी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हम 159 का ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते। ऑन एन एवरेज वी आर यूजिंग 115 का सफिशिएंट प्रेशर है। ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जाती है 98%, और इस वक्त हमारे ब्लड में होनी चाहिए ऑक्सीजन 19.6 ml। कितनी चाहिए? 19.6 ml। ठीक है जी। और जब हम इनहेल करते हैं 115 डार पे, तो हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर प्रैक्टिकली लंग्स के अंदर होता है 100 और हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जाती है 97%, 96 पॉइंट समथिंग या नियर 97। और इस वक्त हमारी ब्लड के अंदर जो सैचुरेशन होती है प्रैक्टिकली एक्चुअल होती है, वो होती है 19.4 ml पर 100 ml of blood, पर 100 ml of blood। और टिश्यूज के अंदर जब ये ब्लड इसको यानी ये 100 आर वो प्रेशर है जहां से ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, इसलिए वहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रह जाता है 60 और अब 60 टॉर इतना स्टेबल प्रेशर नहीं है जिसके ऊपर ऑक्सीमोग्लोबिन स्टेबल रहे, इसलिए यहाँ पे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीमोग्लोबिन जो है वो Hb डिस्ट्रीब्यूट होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देती है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को किस पार्शियल प्रेशर पर रिलीज कर देती है, 60 डॉलर। कितने पे बाइंड करती है, 100 पे बाइंड करती है और 60 डॉलर पे क्या कर देती है ये, इसको ये रिलीज कर देती है। तो ये तो हो गया जनाब ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ना एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि कितनी ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक पहुंच। अब हम आते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज को अफेक्ट करते हैं। O2 की ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन का टर्शियरी स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ भाई टर्शियरी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्शियरी अगर होगा तो क्वार्टनरी बनेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर टर्शियरी होता है और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर एडिशनल पैरामीटर देता है। मसलन एक बीटा चेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करती है, लेकिन दो बीटा चेन दो को कैरी करती हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या हो गया, एडिशनल फंक्शन एडिशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स को।
हाँ जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। First, number one is partial pressure of CO. Partial pressure of CO. Keep in mind कि कार्बन डाइऑक्साइड का partial pressure inverse relation रखता है ऑक्सीमोग्लोबिन। CO2 is inversely related to formation and dissociation of oxymoglobin. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो ऑक्सीमोग्लोबिन जल्दी टूटेगा। This happens in the tissues. टिश्यूज के अंदर यही हो रहा होता है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे उनके कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटीज हैं वो ऑक्सीजन के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंट बॉन्ड बनाती है। इसलिए जैसे ही हीमोग्लोबिन ये जरूरी भी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो फिर ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम भी ना होता, स्टेबल रहता और ऑक्सीमोग्लोबिन भी स्टेबल रहता। टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर ना होती, टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर ना होती तो क्या मेटाबॉलिज्म होता ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक दूसरे नंबर पे टेम्परेचर है। टेम्परेचर 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 का रिलेशन क्या है? टेम्परेचर का रिलेशन भी इनवर्स। टेम्परेचर इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। जब आपको फीवर होता है या आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है, HbO2 का बॉन्ड वीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये टूट जाएगी। जब ये टूट जाएगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है वो है पीएच, जो कि खुद होती है क्या, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH is negative log of hydrogen ion concentration। pH का रिलेशन डायरेक्ट है, डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑक्सीमोग्लोबिन। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि pH ज्यादा होगी तो ऑक्सीमोग्लोबिन स्टेबल होगी, pH कम होगी तो ऑक्सीमोग्लोबिन टूट जाएगा। अब pH है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा होंगे तो pH कम होगा, ऑक्सीमोग्लोबिन भी कम होगी। हाइड्रोजन आयन अगर कम होंगे pH ज्यादा होगा, pH ज्यादा होगी तो ऑक्सीमोग्लोबिन स्टेबल रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन के साथ इनवर्स रिलेशन हुआ ऑक्सीमोग्लोबिन का और pH के साथ डायरेक्ट। ब्लड की pH होती है 7.4, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो कम है ब्लड, इसलिए ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीमोग्लोबिन क्या रहता है, स्टेबल। ऑक्सीमोग्लोबिन स्टेबल रहता है। लेकिन जब ये टिश्यूज पे पहुंचता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा और आरबीसी के अंदर डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन बनाती है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। इनका जो रिएक्शन होता है ना हाइड्रोजन आयन का, वो मैं आपको बताऊंगा।
आरबीसी के अंदर हाइड्रोजन आयन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो दरअसल वही रेस्पॉन्सिबल है ये हाइड्रोजन आयन, ये दरअसल क्या करते हैं, ये बना देते हैं H हीमोग्लोबिन एसिड और ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेंगे, ठीक हो गया है। तो these are factors which are involved which affect the transport of oxygen, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए क्या करते हैं ये। अब आ जाए जरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी, अमाउंट ऑफ, अगर आप आर्टीरियल ब्लड की बात करेंगे जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये 19.4 ml, ये वाली अभी मैंने लिखी है। और अगर आप बात करेंगे वीनस ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें जनाब ये होती है 14.4 ml, तो डिफरेंस हुआ 5 ml का, ठीक है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन ज्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड में 5 ml कम है। तो जब आप इनहेल करेंगे तो आप इनहेल कर रहे हैं 21% ऑक्सीजन, 21% का मतलब है 21 ml पर 100 ml, तो आपके ब्लड ने, आपकी हीमोग्लोबिन ने कैरी करनी है उसमें से 5 ml, तो बाकी 16 ml जो है वो आप एक्सहेल कर देंगे, यानी 16% आप एक्सहेल कर देंगे, 5% आप क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे। जिसको ये बात समझ में आ गई है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आई कोई बात नहीं, परेशान मत। ये बात पेपर में नहीं आएगी, सिर्फ समझाने के लिए। ओके, देन उसके बाद हमारे पास आता है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट
कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट तकरीबन 4 डिफरेंट वेज में होती है। इसको आप वन कह लेंगे, वन आप कह लेंगे फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये तकरीबन 20% ये होती है। मेरा ख्याल है कि हमारी बुक में इसको 23% 20%। अब ये कैसे बनता है? ये जनाब टिश्यूज लेवल पे बनता है और ऑक्सीजन में लंग्स के अंदर आके डूब जाएगा। ये अपोजिट है ऑक्सीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो ग्रुप होता है ना उसके साथ बाइंड करती है। तो इसका ये कंपाउंड कहलाता है कार्बोहीमोग्लोबिन या इसको हम कहते हैं कार्बोक्सीमोग्लोबिन। CO2 plus Hb कार्बनिक एनहाइड्रेट लीव RBC एंजाइम आता है कार्बनिक एनहाइड्रेट। दूसरे नंबर पे ये ट्रांसपोर्ट होती है अदर प्लाज्मा प्रोटीन से। दूसरी प्लाज्मा प्रोटीन इसको ट्रांसपोर्ट कर रही है तकरीबन 5 प्लाज्मा प्रोटीन। उनके थ्रू भी उनके साथ भी ये जो है बाइंड करके आता है। और तकरीबन 5% ये ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड कॉर्पस्कल्स बाउंडेड विद प्लाज्मा के थ्रू ब्लड कॉर्पस्कल्स के साथ भी बाइंड करके आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है 70% कार्बन प्लाज्मा। और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ना ये बाइंड करके आ रहे होते हैं सोडियम यानी मोस्टली ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो हाउ डज इट बाइंड? ये कैसे बाइंड करती है? ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है ये प्रोसेस? सबसे पहले हमारे टिश्यूज के अंदर ये हमारे टिश्यूज हैं। ये हमारे टिश्यूज के सेल्स हैं। और इन ये टिश्यूज हैं और इनमें होता है ये मेटाबॉलिज्म। इनके पास से गुजर रही हैं ब्लड कैपिलरीज। These are blood capillaries. This is the direction of blood flow.
disease ठीक हो गया। ये जब आ रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन निकल कर में आ रही है और जब ये जा रहे हैं CO2 निकल कर ब्लड में जा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो यहाँ से ये कहाँ जा रही है, ब्लड। अब ब्लड के अंदर आरबीसीज में एंटर होती है, आरबीसीज के अंदर ये टिश्यू लेवल पे हो रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंटर होती है आरबीसीज में, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म के साथ ये रिएक्ट करती है। साइटोप्लाज्म ये बनाती है जनाब कार्बनिक एनाहाइड्रेज, सॉरी कार्बनिक एसिड H2CO3। ठीक हो गया। एंजाइम यहाँ पे है जी कार्बनिक एनाहाइड्रेज, ये जनाब आपका आरबीसी है जो टिश्यू लेवल पे मौजूद है। ये कार्बनिक एनाहाइड्रेज यहाँ से टूट जाता है और ये बनाता है जी हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ये वही हाइड्रोजन आयन हैं जिनका जिक्र हम यहाँ पे कर रहे थे। ये आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन को तोड़ते हैं, हीमोग्लोबिन एसिड बनाते हैं और ये ऑक्सीजन यहाँ से। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन बने ये आरबीसी में से निकल के प्लाज्मा में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं प्लाज्मा। ये जनाब एंटर होते हैं प्लाज्मा में, here are number एड्रेस प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं सोडियम आयन, ये प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आपके प्लाज्मा के अंदर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ये प्लाज्मा इसको लेके कहाँ आता है, ये प्लाज्मा इसको लेके आता है जनाब आपके लंग्स के अंदर, इसमें लंग्स में अगेन प्लाज्मा से ही आरबीसी में एंटर करते हैं। ठीक है, दोबारा मैं एक आरबीसी बना रहा हूँ लंग्स लेवल पे। another RBC यहाँ से सोडियम आयन निकल जाएंगे, ये प्लाज्मा में रह जाएंगे। ये बफर एक्शन होता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से, पीएच मेंटेन रहती है 7.4 60 बन गया है। अब सोडियम आयन निकल जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन at the level of lungs, this was plasma, tissues, plasma, and this is the level of lungs. बाइकार्बोनेट आयन एंटर होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पहले से मौजूद, हाइड्रोजन आयन पहले से मौजूद है
और ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे H2CO3 कार्बनिक एसिड। ये रिएक्शन वापस से आएगा जैसे यहाँ पे हुआ था ना, अब वापस कार्बनिक एसिड बनेगा। अब कार्बनिक एसिड पे टूटता है N2CO2 प्लस H2O। ये जो CO2 है, ये CO2 यहाँ से एंटर होती है एल्वेलस के अंदर। दिस इज एल्वेलस। CO2 यहाँ से एंटर होती है एल्वेलस के अंदर आरबीसी से, और ये जनाब एक्सहेल कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? एक्सहेल कर दी जाती है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जनाब ट्रांसपोर्ट इस तरह से होती है। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? जल्दी बताएं, भी टाइम एंड होने वाला है। मजा आया है? जिन लंग्स लिखा हुआ है वो बता दें। अच्छा ये जी मैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में ई का क्या मतलब? सोडियम आयन प्लाज्मा में होते हैं, फर्स्ट आरबीसी में हाइड्रोजन आयन। जी हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना वो मौजूद रहते हैं आरबीसी के अंदर, जहाँ पे वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन भी करते रहते हैं। और देखिए जहाँ पर हाइड्रोजन आयन बनेंगे ना तो आरबीसी के अंदर पीएच डाउन चली जाएगी, पीएच डाउन चली जाएगी तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जाते हैं? ये हाइड्रोजन आयन वहाँ पे मौजूद रहते हैं। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा हैमबर्गर फिनोमिना, ठीक है ना। हैमबर्गर फिनोमिना में क्या होता है, फिर नेगेटिव आयन आरबीसी के अंदर एंटर होके पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है उसको बैलेंस कर देते हैं। तो जिससे हाइड्रोजन आयन का जो है ना वो लेवल बैलेंस। हाँ जी, अगेन देखें टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, एंटर हुई आरबीसी के अंदर, आरबीसी में साइटोप्लाज्म वाटर के साथ रिएक्ट किया, कार्बनिक एसिड बना, हाइड्रोजन आयन बने, कार्बनिक एसिड से टूट गया, बाइकार्बोनेट आयन बने, या आरबीसी में से निकले प्लाज्मा में आ गए। प्लाज्मा में सोडियम आयन मौजूद थे, उनके साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया। प्लाज्मा से जनाब प्लाज्मा इसको लेके जा रहा है लंग्स के अंदर, ठीक है। टिश्यू से लेकर लंग्स तक जो प्लाज्मा है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे ही वो लंग्स में पहुंचता है